हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही कही अक्षर ये सुजाता ताई आपने, क्योंकि सब महाराष्ट्र वाले हिंदी की वजह से थोड़ा-सा बोलने के नहीं पाते, इसी वजह से क्लास लेने के लिए थोड़ा-सा ये होता है। मगर अभी देखिए बिल्कुल बेझिझक, बिल्कुल निसंकोच, कोई मन में नहीं, अब बढ़िया मस्त क्लास ले रहे हैं, बढ़िया। तो ये योगाहार की ही कृपा है। तो मैं और अब सभी को एक ही विनंती है कि सभी को दवाइयों की बजाय हमारे निसर्ग में जो हवा, पानी और मिट्टी है उसी को दवा बनाकर, हमारे अन्नों को दवा बनाकर हमारे रोगों को ठीक करे, ना कि हॉस्पिटल में खर्चे बढ़ाए और ना ही बीमार पड़े ज्यादातर। धन्यवाद जी, सभी का। जी, जी, धन्यवाद। और मैं अगला सत्र हम द्वितीय सत्र की तरफ चलते हैं। तो द्वितीय सत्र में मैं आदरणीय दिनेश त्रिपाठी भाई साहब से निवेदन करती हूँ, आप आइए, आपका स्वागत है। आज हमारे द्वितीय सत्र आप आरंभ करें। जी। जी, जी आदरणीय दीदी जी, योग की सुंदर कक्षा और ईश्वर की सुंदर स्तुति के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी आदरणीय दीदी जी को धन्यवाद और हम आगे लगातार आपसे जुड़े रहेंगे इस योगाहार में। आपने कहा कि हम स्वस्थ रहें, इसके लिए प्राकृतिक रूप से जो धरती ने हमें स्रोत दिए हैं जीवन के, उनको अंगीकार करें। उसी का दूसरा स्वरूप है ये योगाहार का सत्र। और इस सत्र में आज महाराष्ट्र से ही हमारे मुख्य वक्ता हैं। और मुख्य वक्ता कौन हैं, वो कौन से विषय पे, आज का महत्वपूर्ण विषय है, कौन से विषय पे बात रखने जा रहे हैं, ये आपको सभी को लिंक के माध्यम से अवगत तो हो ही गया है। लेकिन मैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर से निवेदन करता हूं कि आज के मुख्य वक्ता जी का परिचय के साथ अभिवादन करें, स्वागत करें। धन्यवाद दिनेश जी। बहुत अच्छा योग सत्र भी चल रहा था। आज के जो वक्ता है वो है अमर हबीब जी। इनका परिचय वैसे मेरा 40 साल से है, लेकिन अभी मुलाकात गत 10-15 सालों में हुई नहीं है। लेकिन इनके बारे में इतना ही कहूँ कि ये गांधी जी, विनोबा जी, जयप्रकाश जी, यह जो विचारधारा है, इस विचारधारा के प्रवर्तक है। लेकिन इसके बावजूद ये स्वतंत्र विचारधारा पे विश्वास रखने वाले हैं, किसी के प्रभाव में न जाते हुए, चाहे कोई भी राजनेता हो, कोई भी तत्ववेता हो, ये अपनी बात रखते हैं, अपना एनालिसिस रखते हैं। और साथ ही साथ कई वर्षों से किसानों के बारे में, जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं, उनके बारे में, उनकी उन्नति कैसे हो, क्या हो, उसमें अड़चनें क्या है और किस तरह से उनकी उन्नति हो सकती है, इसके बारे में स्वतंत्र विचार रखते हैं। साथ ही साथ इन्होंने 1980 में जो शरद जोशी जी ने भारत में सबसे पहले किसान आंदोलन खड़ा किया था, उसके भी ये समर्थक थे। लेकिन साथ ही साथ अपनी स्वतंत्र विचारधारा रखते थे। और अभी भी जो मोदी जी ने 3 कानून लाए थे किसानों की उन्नति के लिए, उसके भी बारे में ये समर्थक थे। मतलब राजनीति के अलावा ये अपनी स्वतंत्र विचारधारा रख के और स्वतंत्र रूप से किस तरह से किसानों की समस्याओं का निराकरण हो सकता है, ऐसी विचारधारा रखने वाले अमर हबीब जी आज हमारे मंच पे है। और अमर भाई, हम सबके तरफ से आपका स्वागत करती है। इसी के साथ मैं सिर्फ आपको विदित करता हूँ अमर भाई कि यह जो मंच है, यह बहुत खुला मंच है। और हमारे जो मुख्य संरक्षक है कि पवन कुमार जी, जो पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुखिया है, ये इस मंच को चलाते हैं। और उन्होंने इतनी छूट दी है कि 2 ही बातें मैं सिर्फ बोलूंगा, बाकी समय नहीं लूंगा, कि यहाँ पे कोई भी हायरार्की नहीं रहेगी। इस ग्रुप में किसान जुड़ते हैं, वैज्ञानिक जुड़ते हैं, तत्ववेता जुड़ते हैं, विचारक जुड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी किसी को भी किसी प्रकार का इवन अपोजिट भी विचारधारा हो तो उसकी बात रखने की छूट पवन जी ने 1-2 से नहीं तो करीबन 1100-1200 दिन से हमारा ये जो मंच चल रहा है यहाँ पे दी है। और साथ ही साथ अपनी बात
चाहे किसान हो कोई भी हो, खुले दिल से रखे और वहाँ पे चिंतन हो, मंथन हो, इसके लिए ये मंच इन्होंने रखा है और यही इसकी खूबसूरती है। इन बातों के साथ में मैं सम्मान पूर्वक आदरणीय अमीर भाई जी, अमर भाई हबीब जी को जो बीड़ में रहते हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ इस मंच पर। धन्यवाद। धन्यवाद किशोर भाई। किशोर भाई और दिनेश भाई से मेरी बात हुई है, बाकी के सब लोग तो अजनबी हैं। असल में संवाद का एक शर्त ये होती है कि वक्ता और श्रोता के आंख से आंख मिलनी चाहिए, लेकिन ये साधन अब ऐसा आ गया है कि यहाँ पर सामने कौन सुन रहा है कुछ पता नहीं चलता। लेकिन ठीक है, जैसे भी हो, कान तो पहुंचते हैं एक दूसरे से, आवाज तो पहुंचती है। मित्रों, आज के सत्र में मैं सिर्फ 3 मुद्दे आपके सामने रखने वाला हूं। पहला मुद्दा यह है कि किसानों की आत्महत्या का वास्तव, दूसरा उसी के साथ जुड़ा हुआ कि उसका मूल कारण क्या है, और तीसरा इन सारी चीजों में कौन सी सैद्धांतिक बात महत्वपूर्ण है। ये 3 ही मुद्दे हैं, एक है वास्तव, दूसरा है कारण और तीसरा है सैद्धांतिक बात। ये 3 चीजें हम लोगों को आज के सत्र में समझनी है। पहली बात यह है कि वास्तव क्या है। किसानों की आत्महत्याएं हो रही हैं, उसकी संख्या कितनी है? तो वो संख्या इतनी बड़ी है कि किसी महायुद्ध में इतने लोग नहीं मरे कभी, किसी महामारी में इतने लोग नहीं मरे जितने के पिछले 50 साल 75 साल में किसानों की आत्महत्याएं हुई। कितनी हुई? आंकड़ा आमतौर से बताया जाता है कि लगभग 5 लाख लोगों ने, किसानों ने आत्महत्या की है। यह आत्महत्याओं का सिलसिला वैसे तो आजादी से पहले से शुरू हो गया है। कई विचारकों ने लेख लिखा है, मैंने जो पढ़ा है वो विट्ठल रामजी शिंदे नाम के एक बहुत बड़े समाज सेवक थे, गांधीयन। उन्होंने एक भाषण में कर्नाटक के पूरे किसान के परिवार की आत्महत्या का जिक्र किया हुआ है। वो कब? आजादी से पहले। आजादी के बाद तो लगातार चलता आया है, लेकिन इसको कहीं रिकॉर्ड नहीं किया जाता था। लेकिन जब साहेबराव करपे की आत्महत्या हुई, ये साहेबराव करपे जो है वो महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के एक गांव के रहने वाले हैं। वो संगीत का अच्छा जानकार आदमी था, गांव में सरपंच रहा हुआ। लेकिन जब उसका बिजली का कनेक्शन तोड़ दिया गया और लहलहाता हुआ गेहूं उसका जब सूखने लगा, तो वो अपने पूरे परिवार के साथ दत्तपुर गया। दत्तपुर ये जगह जो है वो विनोबा के आश्रम के, पवनार जो आश्रम है विनोबा जी का, उसके बगल में दत्तपुर एक आश्रम है, वहां जाकर रहा। रात में पवनार गया, वहां पर उसने भजन कहा और रात में वह लौटने के बाद 4 बच्चे, पत्नी और स्वयं 6 शव एक रूम में से बाहर निकले। ये घटना हुई 19 मार्च 1986 को। इस आत्महत्या ने पूरे देश को झंझोड़ दिया और इसकी गंभीरता सारी दुनिया के सामने आई। कुछ लोग कोर्ट में गए, कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया, महाराष्ट्र सरकार को, कि आप इसका स्टडी करवाइए कि किसान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं। 1986 की बात है, ये इसमें थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिए। तब तक कोई उदारीकरण, खुलीकरण ये कुछ नहीं आया था। उससे 90 के बाद ये सारी चीजें आई हैं। उससे 4 साल पहले ये आत्महत्या हुई और उसके बाद कोर्ट के कहने पर महाराष्ट्र सरकार ने टाटा इंस्टीट्यूट से ये कहा कि आप इसका रिसर्च कीजिए और बताइए। तो उन्होंने कुछ बातें बताई, लेकिन उसी दौरान जो है सरकार ने, यानी केंद्र सरकार का एक क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो नाम की एक संस्था है, जहां पर जितने भी
गुन्हे होते हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। हर साल उसका एक रिपोर्ट पब्लिश होता है। तो वो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ने अलग से किसानों की आत्महत्याओं को रिकॉर्ड करना शुरू किया। अब ये देखिए कि आत्महत्याएं तो पहले, उससे भी पहले होती थी, लेकिन रिकॉर्ड करना शुरू हुआ 1990 से। इसलिए बहुत सारे लोगों की गलतफहमी ये है कि ये आत्महत्या जो है ये 1990 से शुरू हुई है। शुरू तब से नहीं हुई, उससे पहले कई पहले हुई। उसका रिकॉर्ड करना 90 से शुरू हुआ। बाद में मोदी सरकार आने के बाद उसने वो रोक दिया, लेकिन उनको उसका दखल इसलिए देना पड़ता है कि राज्य सरकारें आत्महत्याग्रस्त परिवारों को आर्थिक सहायता देते हैं, और वो सहायता जितने परिवारों को मिले उसका आंकड़ा पब्लिश होता है। इसलिए पता चलता है कि कितने किसानों ने आत्महत्या की। अर्थात ये है सरकारी आंकड़ा। सरकारी आंकड़े का प्रॉब्लम ये होता है कि उसमें जांच की जाती है, उसमें पात्र आत्महत्याएं और अपात्र आत्महत्याएं ऐसा वर्गीकरण किया है। अगर एक आधे ब्लॉक में 100 आत्महत्या होती हैं तो उसमें से लगभग 70 आत्महत्याएं अपात्र कहलाती हैं और 30 आत्महत्याओं को मदद की जाती है। रिकॉर्ड में सिर्फ 30 आता है, 70 नहीं आता। यानी आत्महत्या का सरकारी आंकड़ा अगर 4-5 लाख है तो वास्तविक आंकड़ा कितना बड़ा होगा इसका अंदाज इससे आ सकता है। और दूसरी बात यह है कि आत्महत्या करने के बाद ही रिकॉर्ड होता है, लेकिन वास्तव यह है कि हजारों ऐसे किसान होते हैं कि जो आत्महत्या का प्रयास करते हैं, नाकाम हो जाते हैं, उनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है आत्महत्या के प्रयासों में। हमारे मराठवाड़ा में, महाराष्ट्र का एक इलाका है मराठवाड़ा, इसमें एक कमिश्नर थे। उन कमिश्नर ने कुछ एक स्टडी किया और उसने ये बताया कि मराठवाड़ा में, पूरे महाराष्ट्र में नहीं, मराठवाड़ा रीजन में जिसमें 8 जिले आते हैं, उस जिले में लगभग 1 लाख किसान अभी आत्महत्या करने की मानसिकता में है। ये रिपोर्ट हमारा नहीं है, ये रिपोर्ट सरकारी रिपोर्ट है और ये वास्तव आज हमारे सामने दिखाई दे रहा है। कुछ लोग ये मानते हैं कि 90 के बाद ही आत्महत्याएं शुरू हुई, जो कि पूरी तरीके से गलत है। लेकिन रिकॉर्ड तब 90 के पास से शुरू हुआ है। आत्महत्याएं क्यों हो रही हैं? तो कुछ गलत अवधारणाएं हैं। उसमें से सबसे पहली गलत अवधारणा यह है कि किसान शराब पीते हैं और शराब पी के आत्महत्या करते हैं। यह बिल्कुल गलत अवधारणा है। हालांकि मेरा निरीक्षण यह है कि किसानों में जितनी आत्महत्या शराब का प्रमाण है उससे कहीं ज्यादा प्रमाण और क्षेत्रों में है। अब जैसा फिल्म लाइन है, फिल्म लाइन में सबसे ज्यादा शराब पी जाती है, लेकिन एक आध दूसरी आत्महत्या होगी, लेकिन वो पीने की वजह से नहीं, उनके दूसरे कोई कारण होते हैं। आत्महत्याओं के 2 कारण समझ लीजिए, एक व्यक्तिगत कारण होता है और दूसरा सोशल कारण होता है। तो सोशल कारण में किसानों की आत्महत्या होती है। एक व्यवसाय में इतनी बड़ी संख्या में आत्महत्या शायद ही कहीं हुई होंगी, मेरे ख्याल से तो नहीं ही हुई होंगी कि किसी एक व्यवसाय के लोग इतनी बड़ी प्रमाण में, इतनी बड़ी संख्या में मरे हैं। तो किसानों की शराब की आत्महत्या अगर होती शराब के कारण, तो चित्रपट के क्षेत्र में ज्यादा होती, राजनीति में सबसे ज्यादा शराब पी जाती है, वहां नहीं आत्महत्या होती। ये नौकरदार, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्टर्स, इनके क्षेत्र में शराब का प्रमाण जास्त है, लेकिन वहां आत्महत्या नहीं होती। किसानों की आत्महत्या सबसे अधिक होती है। बहुत सारे गलत सलत। देखिए, मजे की बात यह है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं। 2 तरह की मानसिकताएं होती हैं। एक मानसिकता यह है जो विक्टिम है, जो बलि गया है, उसको दोष दिया जाता है। एक आदि बलात्कार की गई स्त्री हो तो उसको ही कहा जाएगा कि तू उधर क्यों गई थी, रात में क्यों उधर गई थी, तू कपड़े क्यों ऐसे पहने थे। ये सारा दोष जो दिया जाएगा जो विक्टिम है उसको। उसी तरह से
किसानों को भी दोष दिया जाता है कि तुम शराब पीते हो, तुम साहूकार के पास जाते हो। दूसरा जो गलतफहमी है, साहूकार के पास जाके आप कर्जा उठाते हो और शादियों में खर्च कर देते हो। अब शादी के खर्च की बात अब मैं क्या कहूं, अंबानी के लिए मैं भगवान की तरफ दुआ करता हूं कि इतना बड़ा खर्चा कर रहे हैं, आप कुछ न कर बैठे। शादियों में खर्चा कितना होता है किसानों का, और बड़ी बड़ी शादियां। देखिए हमारे पास एक मिनिस्टर के शादी हुई थी, बहुत बड़ी शादी, उस तुलना में किसानों की शादियों का कोई माने नहीं रखता। होता है ज्यादा कुछ, उस उसकी क्षमता से कुछ ज्यादा वो करने की कोशिश करता है, और वो इसलिए करता है कि कारण पति के तरफ के लोग भी अभावग्रस्त होते हैं और वधू की तरफ के भी होते हैं। तो जो अभावग्रस्त लोग हैं वो एक दूसरे से छीनने का प्रयास करते हैं। उनके जिंदगी में इतने पैसे कभी नहीं दिखाई दिए, इतना ऐश आराम कभी नहीं दिखाई दिया होता है, तो शादी उनके लिए मौका बन जाता है। और इसको तो अपनी बेटी से की ब्याह करवाना ही होता है, इसलिए उसकी मजबूरी हो जाती है। तो किसानों के खर्चों में मजबूरी का फैक्टर ज्यादा है, और अमीरों की शादियों में ऐश आराम मौज मजा ये फैक्टर ज्यादा होता है। वो छोड़िए कि शादियों के कारण या साहूकार के तरफ के जाने के तरफ काने के कारण आत्महत्याएं होती हैं, ये बात गलत है। उसका कारण ये है कि किसान साहूकार के पास क्यों जाता है, क्योंकि आपके सिस्टम में आसानी से कर्जा मिलने के मौके आपने बंद कर दिए हैं। जहां आसानी से मौके उनको कर्जा मिल सकता था, तो वो आसानी का रास्ता इस्तेमाल करते थे। ये मुश्किल का रास्ता उनको इस्तेमाल इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आसानी के रास्ते बंद कर दिए हैं। किसानों की आत्महत्याओं का वास्तव यह है कि रोज लगभग आज भी 43 किसान जो है रोज आत्महत्या कर रहे हैं। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और वो आप समझ लीजिए। चीज ये है कि आत्महत्या का अफेक्टेड राज्य जो है वो है पंजाब है, झारखंड है, आपका मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, केरल है। ये राज्य ही क्यों अफेक्टेड हुए ये समझ लीजिए। बिहार में नहीं आत्महत्या होती, कश्मीर में नहीं आत्महत्या होती, उत्तराखंड में आत्महत्या नहीं होती। आत्महत्याएं ये सो कॉल्ड डेवलप जो राज्य हैं उन राज्यों में ही सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती हैं। उसका कारण ये है कि टेक्नोलॉजी आने के बाद उस टेक्नोलॉजी को बेयर करने की, उसको उठाने की क्षमता रखने की वो क्षमता किसानों के पास नहीं है। मैं कई बार ये उदाहरण दे चुका हूं कि अगर 25-30 साल पहले मेरी माँ को अगर कैंसर हो जाता और मैं उसको घर में रख के उसकी खूब सेवा करता, तो गांव वाले मुझे ये कहते कि अरे वाह, आप कितने अच्छे हो कि इतने अपनी माँ की सेवा कर रहे हो। लेकिन आज अगर मेरे माँ को कैंसर हो जाएगा और मैं घर में रख के उसको सेवा करूंगा तो लोग मुझे थूकेंगे मेरे मुंह पर और कहेंगे कि अरे बगल में दवाखाना है, आप बारसी जाइए, औरंगाबाद जाइए, लातूर जाइए, वहाँ कैंसर के हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर इलाज करवाइए। और कैंसर के हॉस्पिटल में अगर जाना है तो लगभग लाख रुपए आपके जेब में होना पड़ता है। अब वो पैसे किसान के पास नहीं रहे। ये नए जो ताण, नए प्रेशर्स किसानों के ऊपर आए, वो जिस क्षेत्र में ये नए प्रेशर्स आए हैं वहां पर आत्महत्याओं की संख्या बढ़ी है। आदमी गरीबी में अगर सब लोग हैं तो जी लेगा सब लोगों के साथ, लेकिन अगर वहां पर एक तबका ऐसा है कि जो प्रगति कर रहा है, जिसके पास सुविधाएं हैं और दूसरे के पास नहीं है, तो उसका प्रेशर उसके ऊपर आता है। तो ये राज्यों में ये प्रेशर बना, इस कारण महाराष्ट्र जैसे राज्यों में आत्महत्याओं की संख्या बढ़ गई है। और भी कारण है, वो कारणों की चर्चा फिर कभी हम करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से तो समय बहुत तेजी से दौड़ रहा है और मैं सिर्फ एक मुद्दा पूरा कर सका।
अब जितना भी आपके समय के बीच में हो जाएगा आप मुझे रोक दीजिए, मैं रुक जाऊंगा। दूसरा मुद्दा ये है कि इसका कारण क्या है, किसान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं। तो इसका बड़ा कारण यह है कि किसान जो है कुछ कानूनों में बंधे हैं। आप किसान नेताओं के जो भाषण सुनेंगे उन भाषणों से ये पूरी बात अलग है। ये बात भाव नहीं मांग रही है, ये बात आपको कुछ अनुदान या सुविधाएं नहीं मांग रही है। ये बात इतनी आसान और समझने में बहुत आसान है कि भाई कुछ कानून अपने देश में ऐसे बनाए हैं कि जिसके कारण किसान के हाथ पैर पूरे बांध दिए गए हैं। कौन से कानून हैं? तो पहला कानून जो है वो है एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग एक्ट। एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग एक्ट, किसानों की खेत जमीन के ऊपर मर्यादाएं डाल दी गई हैं। वो मर्यादा क्या है कि भाई आप जो है किसान हो तो किसानी करने के लिए बस इतनी ही जमीन रख सकते हो, इससे ज्यादा जमीन नहीं रख सकते। अब देखिए कि जो ड्राई लैंड है उसके लिए उन्होंने 54 एकड़ किया है। इरेगुलर इरिगेटेड है, तो जैसा कि कुएं से पानी लेते हैं तो उसको हो सकता नहीं हो सकता पानी, उसके लिए 36 एकड़ है। और इसका डैम से धरण से डैम से जो पानी लिया जाता है वो पानी के लिए 8 एकड़ की सीमा की गई है। आप इससे ज्यादा जमीन नहीं रख सकते। आपने अगर ये जमीन ज्यादा रखी और सरकार को नहीं बताई तो आपके ऊपर मुकदमा दायर होगा और आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है। यह कानून बना, कब बना? 1960 में बना, और वो कानून आज भी लागू है। इस कानून का परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि जमीन के टुकड़े होते गए। 54 एकड़ थी 1960 में, उसको 4 बच्चे थे, 12-13 एकड़ जमीन हिस्से में आई। फिर उस बच्चे को और 2 बच्चे हुए, वो 6-6 एकड़ पे आए, और तीसरी जनरेशन में जो है वो अल्प भूधारक हो गए। भारत के एग्रीकल्चर के सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड हो रहा है, जमीन का विखंडन हुआ है, जमीन टुकड़े टुकड़ों में बढ़ गई है, और इस कारण उसमें वो जी भी नहीं सकता। मैं कई बार बताया कि हमारे पास एवरेज 1 हेक्टर 2 एकड़ कुछ गुंठे, ये हमारा सरासरी एवरेज देश का फार्मिंग है। 85% फार्मर्स जो हैं वो 2 एकड़ के लगभग भीतर आ गए हैं। ये मैं 2006 का आंकड़ा बता रहा हूँ। आज तो 2024 है, तो निश्चित रूप से वो घट गया होगा एवरेज। तो मैं आपको बता रहा था कि सरकारी नौकर में ये तय किया गया है कि आप 18,000 रुपए पर मंथ इस देश में अगर मिलता है तो इंसान के जैसा आप जी सकते हैं।